हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। सो ये हमारी वन टॉपिक पेज की लेक्चर सीरीज है जहाँ पे एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा हो, स्कीम्स हो, एक्ट्स हो, लेटेस्ट क्या चल रहा है, वो सारी चीजें हम उस एक पेज में प्रिसाइज करने की, समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी के कुछ सेशंस चल रहे हैं, सो विल बी कवरिंग दैट टुडे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर ये पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। ऑल्सो हमारी जो वेबसाइट का फ्री रिसोर्सेज सेक्शन है उसमें भी आपको ये अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। माय नेम इज दिव्यांगना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सीबीडीसी, दैट इज द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे हम ई रूपी भी कहते हैं। इट्स नॉट गोइंग परफेक्ट। सो बेसिकली क्या है, आरबीआई 2022 में ये चीज लेके आती है कि हम भी अब ई रूपी लेके आएंगे। कैश ही रहेगा, उसे वो टोकन करेंसी ही रहेगी, बस डिजिटल फॉर्मेशन में होगी, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल currency is the digital form of a country's fiat currency issued and backed by the central bank and representing a direct liability of the central bank with a legal tender status। यानी कि जो स्टेटस है वो लीगल टेंडर रहेगा। या कहने का सिंपल सा ये फॉर्मुलेट है कि ये जो ई रूपी है, आप नॉर्मल करेंसी की तरह से भी आप इसको एक्सचेंज के मीडियम में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा 100 रुपए का एक हार्ड करेंसी नोट है, वही आपका ई रूपी बन जाएगा और आप उसको इक्विवेलेंटली यूज कर सकते हैं। अलाउ मी अ मिनट। तो आरबीआई ने जो है इसके दो पायलट मोड निकाले हैं। पहला जो है आपका होलसेल, ठीक है, ये होलसेल में लेके आए, एंड देन रिटेल ई रूपी एंड होलसेल ई रूपी फॉर इंटरबैंक सेटलमेंट एंड रिटेल फॉर द जनरल पब्लिक। बहुत सारे नेशंस हैं जो ये लेके आए थे। वेनेजुएला ने भी ये चीज लॉन्च की थी। अगर हम आरबीआई की बात करते हैं तो सीबीडीसी जो है ये ब्रिक्स नेशन में 2026 से ये लोग लॉन्च करेंगे, ब्रिक्स के समिट के थ्रू। और ये एक हमारा स्ट्रेटेजिक मोड रहेगा कि एटलीस्ट ब्रिक नेशन में हम सिंगल ई रूपी लाएंगे, तो स्विफ्ट डिपेंडेंसी जो हमारी है स्विफ्ट मॉडल के थ्रू करेंसी एक्सचेंज का, वो जो है हमारा रिड्यूस हो जाएगा। सर्टेन डायमेंशंस है डिसइंटरमीडिएशन रिस्क। तो जो सीबीडीसी है कंप्लीटली सेंट्रल बैंक पे जो है हमारी लायबिलिटी है सेंट्रल बैंक की, कि वो हमें जो है ये अमाउंट प्रोवाइड करेंगे बाय पासिंग कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा, सीधा का सीधा सेंट्रल बैंक के थ्रू आप ये चीज ऑपरेट करेंगे। दूसरा है प्रोग्रामेबिलिटी, रूल बेस्ड मेमोरी, ठीक है, स्पेंड ओनली ऑन फूड एक्सपायरी आफ्टर अ पीरियड, अनेबल्स टारगेटेड वेलफेयर एंड पॉलिसी। एंड थर्ड इज टोकन वर्सेस अकाउंट मॉडल। हमको पता है टोकन मॉडल क्या होता है, अकाउंट मॉडल क्या होता है। टोकन मॉडल बेसिकली मेरे पास 100 रुपए हैं, वो 100 रुपए मैंने आपको दिए। आई एम टॉकिंग इन ई टर्म्स, नाउ यू आर द ओनर, ठीक है। सिंपल सा 100 रुपए की मेरी जो हार्ड करेंसी की नोट है वो मैंने आपको दे दी, अब आप उसके ओनर हैं, ठीक है। अकाउंट मॉडल में क्या होता है, ये चीज बैंकिंग में हो रही है। आई हैव ट्रांसफर्ड दैट 100 रुपीज अकाउंट अमाउंट इन योर्स, ठीक है। यहां पे जो टोकन अमाउंट है वो बेसिकली हमारी जो कैश एक्सचेंज की तरीके से यूज होता है वही जो है यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे आरबीआई ने 2022-23 में डिजिटल रूपी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके लेकर आए थे। will lead more efficient and cheaper currency management system and it will also boost the digital economy। certain data है, इंडिया का जो सीबीडीसी है ई रूपी जिसे हम कहते हैं, 2022 में ये होलसेल में हम लेके आए और रिटेल पे दिसंबर 2022 में एक पायलट मोड पे है अभी हम। आरबीआई जो है इशूअर है, लीगल टेंडर रहेगा ये ई रूपी अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। रिटेल पायलट 6 मिलियन यूजर्स है एज ऑफ नाउ अक्रॉस 17 बैंक। ये डेटा मार्च 2025 का है। सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो 7.7 बिलियन रुपीज एज ऑफ नाउ इन टर्म्स ऑफ ई रूपी सर्कुलेशन है। एंड रिटेल सैंडबॉक्स आरबीआई ने 2025 अक्टूबर में लॉन्च किया था। अब ये रिटेल सैंडबॉक्स क्या है? मिट्टी का बॉक्स नहीं,
देखो रिटेल सैंडबॉक्स बेसिकली एक कंसेप्ट है जहां पे आरबीआई जो है पहले टेस्ट प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है। डायरेक्टली 140 बिलियन लोगों के लिए ई रूपी लॉन्च करना उससे बेटर है कि हम पहले प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं बेसिकली कि हमने ये जो चीज लॉन्च की है, ठीक है, क्या ये चीज प्रैक्टिकल है इंडियन सिनेरियो के लिए, इंडियन पब्लिक के लिए। अलाउ मी अ मिनट। ठीक है, तो यहां पे जो है ये रिटेल सैंडबॉक्स बेसिकली ऐसा ही है कि आरबीआई क्या करेगी, इंटर बैंकिंग या इंटर बिजनेस मॉडल B2C में ना जाके B2B में ये पहले लॉन्च करने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या ये पॉसिबल है, क्या हमारी आम जनता तक ये चीज फिजिबल हो पाएगी, एंड व्हाट एल्स इफ देयर आर सर्टेन चैलेंजेस कमिंग अप, व्हाट आर द सॉल्यूशन। तो वो है आपका रिटेल सैंडबॉक्स। होलसेल सीबीडीसी की अगर हम बात करें तो इसके जो यूजर्स हैं वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इंटर बैंक एंड जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेटलमेंट आप इससे कर सकते हैं। 2022 नवंबर में हम लॉन्च करते हैं। अकाउंट बेस्ड सेटलमेंट है और कट सेटलमेंट रिस्क एंड कॉस्ट। रिटेल की बात करें तो जनरल पब्लिक एंड मर्चेंट्स एवरीडे पेमेंट्स वाया वॉलेट एप्स लॉन्च इन दिसंबर 2022। टोकन बेस्ड कैश लाइक एनोनिमस टू अ लिमिट। वेलफेयर और फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा जो है मेन टारगेट है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं तो कैश मैनेजमेंट और प्रिंटिंग कॉस्ट जो है सरकार की कम हो रही है। आम आदमी के लिए भी कैश मैनेज करना डिफिकल्ट है, सरकार के लिए प्रिंटिंग कॉस्ट खर्चा है, तो वो दोनों चीजों को टैकल कर रही है। फास्टर चीपर एंड क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट, भाई इजियर है, पैसे गिनो कैरी करो एंड एवरीथिंग, उससे तो बेटर है, फास्टर भी है, चीपर भी है। चीपर क्यों? क्योंकि बैंकिंग चार्जेस अब नहीं लगेंगे, ठीक है। प्रोग्रामेबल टारगेटेड वेलफेयर डिलीवरी, ऑब्वियसली वेलफेयर ऑफ द पीपल हमारा टारगेट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा एंड इट विल वर्क ऑफलाइन, इट विल हैव एन ऑफलाइन पोटेंशियल एज वेल। कर्ब्स प्राइवेट क्रिप्टो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क, तो मार्केट में ये जो प्राइवेट क्रिप्टो आ रहा है उसके साथ इंस्टेबिलिटी है, उसके साथ रिस्क है। गवर्नमेंट एडेड रहेगा, आरबीआई ही अगर उसकी मेन अथॉरिटी रहेगी, सेंट्रल बैंक्स उसकी अथॉरिटी रहेगी, तो प्राइवेट फिर कब हो जाएगा। यस, हमारे कंसर्न है सबसे पहला बैंक डिसइंटरमीडिएशन एंड डिपॉजिट फ्लाइट, प्राइवेसी एंड स्टेट सर्वेलेंस फियर्स। प्राइवेसी एक बहुत बड़ा है क्योंकि सारी ई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों से हो रही है, तो वहां पे प्राइवेसी हमारा मेन है। और हमारा जो डीपीडीपी एक्ट है, ओहो व्हाट इज दिस, डीपीडीपी जो एक्ट है उसको अभी हमको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी एंड सिंगल पॉइंट फेलियर रिस्क है ही हमारा। लो अपटेक सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो 24% ही है, ठीक है, तो अभी हमें और समय की जरूरत है। एंड ओवरलैप विद एन ऑलरेडी डोमिनेटेड यूपीआई सिस्टम इंडिया में ऑलरेडी डोमिनेंट है। अब इसको ओवरलैप करेंगे तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी कि एग्जैक्टली कौन सा यूज करना है, कौन सा बेटर है, XYZ। गुजरात की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी गिफ्ट IFSC लिंकेज है, ठीक है, जहां पे हम क्रॉस बॉर्डर और होलसेल डिजिटल करेंसी का यूज भी कर रहे हैं, प्लस फिनटेक इनोवेशन भी है। वेलफेयर पायलट प्रोग्राम हमारे ऑलरेडी है, जैसे केरला में अगर हम देखें तो कुदम्बश्री है, गुजरात में हमारे सेवा एंड ऑल सारे हमारे वेलफेयर मॉडल्स हैं। साइबर सिक्योरिटी को देखो, कुछ भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक लेके आएंगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है हमारी साइबर सिक्योरिटी, हमारी प्रिवेसी, हमारा डेटा। डिप्लॉय privacy enhancing technologies, tied KYC, enact legal amendments to the RBI Act and PSS Act, coordinate cross-border standard via BIS या G20 BRICS other groupings, and set the holding limits to prevent disintermediation. GPSC means 2021, virtual currencies like Bitcoin can be double-edged sword for an economy like India. डिस्कस, यानी कि बोथ द बेनिफिट्स एंड द डिसएडवांटेजेस। सर्टेन रिलेटेड टर्म्स है, आपका ई रूपी हो गया, आरबीआई लीगल टेंडर, होलसेल वर्सेस रिटेल क्या मॉडल इशू है, टोकन मॉडल क्या है, प्रोग्रामेबिलिटी क्या है, प्रोजेक्ट एम्ब्रिज, ब्रिक्स पे, स्विफ्ट मॉडल आपका इस पे तो पूछ भी चुकी है, डिसइंटरमीडिएशन, होल्डिंग लिमिट्स, गिफ्ट सिटी IFSC। तो ये कुछ रिलेटेड टर्म्स है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं एक बारी।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा न्यूज में रहता है, हमारी वेलफेयर स्कीम है। नॉट एग्जैक्टली a स्कीम बट अ मैकेनिज्म। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि मान लो मनरेगा के 100 रुपए है, ठीक है, तो आप जिस बंदे से कलेक्ट करने जा रहे हैं वो उसमें से 10 रुपए रख के आपको 90 देता था। अब सरकार ने क्या किया है कि डायरेक्टली बैंक में आपका सारा बेनिफिट जा रहा है। आपकी चाहे पहल स्कीम हो, आपका मनरेगा का स्कीम हो, कोई भी वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड कोई भी अमाउंट है वो आपके बैंक में जा रहा है। सो देयर इज जीरो लीकेज, ठीक है। सो व्हाट इज डीबीटी? इट इज अ मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफरिंग गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड बेनिफिट्स डायरेक्टली इनटू बेनिफिशियरीज बैंक अकाउंट, एलिमिनेटिंग इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। 2013 में सरकार ये लेके आती है, उसके बाद इसको जनधन ट्रिनिटी मॉडल लेकर आए, जिसमें हम जनधन, आधार और मोबाइल का लिंकेज करते हैं। जनधन बेसिकली सबके बैंक अकाउंट्स खुलवाना इन ऑर्डर टू हैव फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, and it covers all the central sector and centrally sponsored schemes. State government भी ये कर सकती है if they want. मोस्टली सारी चीजें कर ही है। अब डीबीटी के आने से अगर हमारी लीकेज की अगर हम बात करें तो वी हैव ऑलमोस्ट सेव 4.31 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है, जो हमारी लीकेजेस की वजह से इंपैक्ट हो रहा था। वेलफेयर एफिशिएंसी इंडेक्स की बात करते हैं तो वहां पे भी हमारा जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हुआ है। तो मेजर इसके डायमेंशन है, सबसे पहला तो जैम बैकबोन, यानी कि आपका आधार कार्ड जो आपकी आइडेंटिटी शो कर रहा है, पेमेंट रेल यानी कि आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना, एंड देन यू हैव डिलीवरी चैनल विच इज योर मोबाइल। लीकेज को हमने एलिमिनेट किया है, ठीक है, घोस्ट बेनिफिशियरीज को हमने एलिमिनेट किया है, और राइट अमाउंट राइट टाइम राइट बेनिफिशियरी को जाए, ये हमारा है प्रिंसिपल। तो 1 जनवरी 2013 को लॉन्च होता है। लीकेजेस का प्रिवेंट 4.31 लाख करोड़ क्यूमुलेटिवली, बेनिफिशियरीज अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ टू 176 करोड़ रुपीस, सब्सिडी 16% डाउन टू 9%, एंड ट्रैकिंग डीबीटी भारत पोर्टल है, CSN यानी कि सेंट्रल सेक्टर या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जितनी भी हैं इन सबको ये कवर करती है। फूड सब्सिडी अगर हम फिगर करें तो हमने ऑलमोस्ट 1.85 लाख करोड़ सेव किए हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंदर हमने 22,106 करोड़ रुपए सेव किए हैं। फर्टिलाइजर जो सब्सिडी मिलती है उसमें हमने तकरीबन 18,699 रुपए सेव किए हैं। मनरेगा के वेजेस में 98% वेजेस जो है ऑन टाइम जा रहा है। एंड LPG में जो सब्सिडी हमें मिलती है वो डायरेक्टली कैश ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट। बेनिफिट्स तो भाई हमने तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख का जो है लीकेज प्रिवेंट किया है। घोस्ट बेनिफिशियरीज आर नाउ रिमूव्ड, राइट बेनिफिशियरीज राइट अमाउंट राइट टाइम इज आवर कोर प्रिंसिपल। सब्सिडी का जो कट है वो 16 से 9% हो गया है। एंड कोविड के टाइम पे हमने रैपिड क्राइसिस रिलीफ देखी थी। चैलेंजेस, आधार से रिलेटेड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स बहुत सारी जगह देखे जा रहे हैं। किसी की जो है फिंगरप्रिंट्स ड्यू टू एज बायोमेट्रिक्स नहीं इजीली हो पा रहा है, तो कुछ इश्यूज हमको देखने को मिले हैं। एक्सक्लूजन एरर फॉर द जेन्युइनली पुअर, ये एक कंसर्न है। लास्ट माइल बैंकिंग गैप्स इन द रिमोट एरियाज, तो यहाँ पे ये सारी आपका डिजिटल पेनिट्रेशन, डिजिटल डिवाइड एंड डिजिटल इलिटरेसी, ये सब इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लो डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी एज आई सेड हियर इटसेल्फ, एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल डिलेज नहीं हो पा रहे। जितना भी आप कह लो ये दरबार वो दरबार, पर इतना इफेक्टिव नहीं है। वे फॉरवर्ड डिलीवरी अगर इन गुजरात की हम बात करें तो आधार सेडिंग और PMJDY बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे कवर अप किया है गुजरात में, और लीकेज इवन रूरल और ट्राइबल ब्लॉक्स तक रिड्यूस हुआ है। गवर्नेंस फिट, तो यस गुजरात का जो गवर्नेंस मॉडल है उस पे हम काम कर सकते हैं एज एन इंडिया।
एंड वे फॉरवर्ड तो हमको जो है हमारे जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट का जो नेटवर्क है वो रिमोट एरियाज में बढ़ाने की जरूरत है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रेंथनिंग योर बायोमेट्रिक सिस्टम, उसमें कुछ लेके आए। आईरिस बेस जो फॉलबैक आ रहा है ऑथेंटिकेशन में, उस पर काम कीजिए। बेनिफिशियरीज के डेटा को फिर से अपलोड कीजिए एंड एक्सटेंड द प्रोग्राम टू द वेलफेयर फॉर द वेलफेयर वाया एग्रीस्टेक एंड एबीडीएम। GPSC 2023 DBT scheme is a good step towards reforming the government delivery system discuss। पता है, लेकिन कैसे गुड स्टेप है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करना है। चैलेंजेस या अभी भी कहां फॉल बैक कर रहे हैं वो डिस्कस करना है और वे फॉरवर्ड, वेरी सिंपल। पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ऑन द IBC। तो हम IBC क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016, विजय माल्या और इन सारे केसेस हुए, उसके बाद सरकार जो है IBC लेकर आई है। सो व्हाट इज इट इज अ सिंगल कंसोलिडेटेड लॉ फॉर द टाइम बाउंड रेजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ कंपनीज, पार्टनरशिप एंड इंडिविजुअल्स। हमने यहाँ पे कुछ लॉस को है रिप्लेस किया है, सिका, सार्फेसी एंड द रिकवरी ट्रिब्यूनल्स ऑफ द रेजिम। इट शिफ्ट्स कंट्रोल, देखो यहाँ पे इनको रिप्लेस नहीं किया है बट इनको ध्यान में लेके चीजें की हैं। इट शिफ्ट्स कंट्रोल फ्रॉम डिफॉल्टिंग प्रमोटर टू अ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अंडर द क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड प्रमोटिंग अ क्रेडिट कल्चर। तो 2016 में IBC आता है। IBC में पहला अमेंडमेंट 17 में होता है, 19 में दूसरा अमेंडमेंट, फिर आता है IBC Act Amendment Act of 2021 and 2026। So यहां पे है आपका IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज हैं उन सबको कंट्रोल या रेगुलेट करेंगे। एजुकेटिंग अथॉरिटीज है NCLT, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर द कंपनीज एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, एंड DRT है फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप। NCLT की जो अपील्स है वो जाएगी NCLAT में। पिटफॉल्स क्या है कमेटी के, वेरी हाई हेयरकट्स एंड एडमिटेड क्लेम्स आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि कहीं कहीं पे जो रिकवरी है इन सीवियर केसेस आर फेलिंग फार बिलो द ड्यूज ओन टू द क्रेडिटर्स। डिले वेल बियॉन्ड द 330 डेज लिमिट, यानी कि ये जो इंसॉल्वेंसी बोर्ड है उसका ये था कि कोई भी IBC यानी कि बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी का इश्यू रहेगा तो 330 दिन में जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये जो 330 दिन का है उससे भी ज्यादा डिले हो रहा है। लिटिगेशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से एसेट वैल्यू जो है वो घट रही है। लार्ज शेयर्स ऑफ केसेस आर एंडिंग इन लिक्विडेशन। रिजोल्यूशन एज अ गोइंग कंसर्न इज द एक्सेप्शन नॉट द रूल, ठीक है, रिजॉल्व हो रहा है लेकिन वो हमारा मेन मोटो नहीं है। NCA कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और अपैलेट ट्रिब्यूनल में वेकेंसीज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हमारा स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से पेंडेंसी ऑफ केसेस भी बढ़ रही है, प्लस एडमिशन और अप्रूवल भी कम हो रहे हैं। वाइड क्रेडिटर अप्रूव्ड प्लान वेरिएशन, तो ये जो है आपका पूरा जो स्क्रूटिनी है उस वीक स्क्रूटिनी की वजह से जितने भी प्लान्स है या जितने भी बीडर्स है वो प्रॉपरली वर्क हम उस लेवल पे नहीं कर पा रहे। कमिटी की रिकमेंडेशन, बेंचमार्क फॉर द हेयरकट्स, कंसीडर अ फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड सो दैट स्टीप वैल्यू इरोजन ऑन क्रेडिटर क्लेम्स इज चेक्ड एंड जस्टिफाइड। स्ट्रेंथन द NCLT, ठीक है, वैकेंसीज फिलअप करिए, बेंचेस लाइए, प्रोसेस को डिजिटाइज करिए, ठीक है। सर्टेन रिफॉर्म सजेशन, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी 2021 में आता है। अब ये प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी क्या है, क्रेडिटर, ठीक है, तो आपका जो क्रेडिटर है और डेटर है या कंपनी है, वॉट एवर यू कॉल, ठीक है, मान लो कि डेटर पे जो है 100 करोड़ का डेप्ट है, कर्जा है। अब क्रेडिटर और कंपनी, मोस्टली कंपनी को हम यहाँ पे देखते हैं, कंपनी है, क्रेडिटर और कंपनी ने मिलके इस पे अग्री हुए हैं कि हम इस चीज को कैसे रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो वो एक प्री पैकेज प्लान लेके आते हैं। ये प्री पैकेज प्लान ये लोग लेके जाते हैं NCLT के पास, ठीक है, कि भाई हमारा ये ABC प्लान है,
जिसके थ्रू हम ये 100 करोड़ का जो कर्जा है इनको चुकाएंगे, उसे मतलब जो भी हमारा रिजोल्यूशन प्लान है। एनसीएलटी इसको अप्रूव करता है, ठीक है। दे वेट फॉर द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। वंस दिस प्लान इज अप्रूव्ड बाय एनसीएलटी, दे गो अहेड विद द प्लान एंड रिजॉल्व द मैटर्स। ये रिकमेंडेशन किया है कि भाई ये फास्टर है, डेटर इन पोजेशन रूट फॉर स्ट्रेट्स एमएसएमईज, फास्टर है और एमएसएमईज के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने जो प्लान किया है वो अप्रूव हो गया और उसके बेसिस पे ही हम ये रिजॉल्व करेंगे। तो अब जो लॉन्ग डिलेज होते थे वो नहीं होंगे। सेक्शन 29A बार ऑन द डिफॉल्टिंग प्रमोटर्स, तो जहां पे जितने भी विलफुल डिफॉल्टर्स थे आर नाउ बार्ड फ्रॉम बिडिंग फॉर देयर ओन फर्म। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को हमने जो है प्रपोज किया है। ऑल्सो रिकवरी वाया IBC among the higher recovery channels versus the older loss, threshold for the defaulters। गुजरात, तो गुजरात में है हमारी एनसीएलटी के अहमदाबाद में ब्रांच है जो बहुत सारे मैटर्स देखती है और रिजोल्यूशन भी लेकर आई है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ही क्रिटिकल इशू फॉर द बैंकिंग्स, और अभी भी ये चल रहा है, ठीक है। लोन लिया, 90 दिन के अंदर जो भी मतलब उनका टाइम पीरियड होता है, नहीं लोन दे पाए, उसके बाद 90 दिन तक हमने वेट किया कि भाई लोन फिलअप हो जाए, 90 दिन के बाद वो लोन नहीं देते हैं तो हम उसे कंसिडर करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। So what it is a loan or advance on which the principal or interest payment remains overdue for 90 days or more as classified by the RBI। तो एनपीए बेसिकली क्या बता रहा है? बैड लोन्स दैट नो लॉन्गर जनरेट इनकम फॉर द लेंडर एंड फोर्सेस द बैंक टू सेट असाइड द प्रोविजंस, इरोडिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ अ बैंक। 200-400 करोड़ का लोन है, नहीं दे रहे हैं, अब वो बैड लोन हो गया है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, कोई जनरेशन भी नहीं हो रहा है, इनकम भी नहीं बढ़ रही है, उस अमाउंट को बैंक कहीं और भी यूज नहीं कर पा रही है। सो ओवरऑल इट इज अ बैड प्रॉब्लम, बैड लोन फॉर द बैंक। अब ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ठीक है। हाई स्टॉक ऑफ एनपीए सिग्नल स्ट्रेस इन द बैंकिंग सिस्टम एंड थ्रू ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम links over leverage corporates with stressed banks choking fresh credit and investment। तो twin balance sheet problem I'm sure आपको पता है, just for the purpose bank SBI for example, ABC कंपनी, ठीक है। SBI ने ABC कंपनी को 100 करोड़ का लोन दिया, ठीक है, 100 करोड़ का लोन दिया टू सेटअप अ फैक्ट्री, और यहाँ पे ये कुछ XYZ प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। एबीसी कंपनी ने 100 करोड़ का लोन लिया, फैक्ट्री भी बना दी, प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया, बट जिस लेवल पे हम प्रोडक्शन चाहते थे वो नहीं हुआ, लो इनकम जनरेशन नहीं हो रही है, ग्लोबल डिस्ट्रेस आ गया या कोविड आ गया, कुछ भी हो रहा है, ओवरऑल जो इनकम जनरेट होनी थी वो नहीं हो रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? ये भी धर्म संकट में है, एबीसी कंपनी भी, ठीक है, एंड सो एसबीआई। क्यों? एसबीआई ने 100 करोड़ का लोन दिया था फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, फैक्ट्री सेटअप हो गई बट मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रहा है, रिसेशन आ गया है, कोविड है, व्हाटएवर, यहाँ पे इनकम जनरेट नहीं हो रही। इनकम जनरेट नहीं होगी तो ये 100 करोड़ का लोन एसबीआई को कैसे देंगे? तो ये है बेसिकली ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। एसबीआई इज इन कंसर्न कि हमारा 100 करोड़ का लोन दिया है, इन पे ये पे नहीं कर पा रहे, कंपनी पे तो करना चाह रही है लेकिन पे करने के लिए इनकम ही नहीं है, तो दोनों जो है प्रॉब्लम है। तो बेसिकली दोनों की जगह ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम एक हमारा टर्म है। सो व्हाट आर द क्लासिफिकेशन एंड द कॉजेज? तो सबसे पहले एसेट कैटेगरीज, स्टैंडर्ड्स अमंग नॉन परफॉर्मिंग, सब स्टैंडर्ड्स अप टू 12 मंथ्स, डाउटफुल बियॉन्ड 12 मंथ्स, और उसके बाद लॉस एसेट्स, उम्मीद ही छोड़ देने का। एक्सटर्नल कॉजेज है हमारे, सबसे पहले इकोनॉमिक स्लोडाउन, commodity and business cycle shocks, stalled infrastructures and PPP projects and global demand swings। Just a second। तो हमारे सर्टेन 4 कैटेगरीज है, 4R स्ट्रेटेजी, ठीक है। पहली है रिकॉग्निशन, तो
एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है 2025 में इस 15 में लेकर आए हम, जिसने कहा कि भाई जो स्ट्रेस लोन है उनका एटलीस्ट क्लासिफिकेशन आप करो। बैंक्स उसका क्लासिफिकेशन ही बहुत बार नहीं करती है, ठीक है, तो रिकॉग्नाइज करो कि दिस आर योर स्ट्रेस लोन, देन रिकैपिटलाइज। बेसिकली गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पैसा इंफ्यूज करती है, ठीक है, सो दैट यू कैन जनरेट योर इन्वेस्टमेंट, यू कैन जनरेट योर इनकम। रिजोल्यूशन आईबीसी 2016 हम लेके ही इसलिए आए कि टाइम बाउंड रेजोल्यूशन हो विद द डिफॉल्टर्स एंड देन ब्रिंग रिफॉर्म्स, कि भाई अब फ्यूचर में ऐसा ना हो, उसके लिए हमने पीएसबी कंसोलिडेशन किया, पीसीए फ्रेमवर्क लेकर आए, ठीक है, एंड गवर्नेंस में चेंजेस लेके आए, एंड प्रिवेंशन बाय अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्रेडिट ब्यूरो, स्ट्रिक्टर अप्रेजल। रीसेंट ट्रेंड्स अगर हम बात करें तो ग्रॉस एनपीए रेशियो जो बैंक का है घटा है। ओवरऑल जितने भी हमने रिकैपिटलाइजेशन किया या जो कुछ भी किया उससे रिफॉर्म्स जो भी हमने किया, तो एनपीए एज ऑफ नाउ घटा है। पीक स्ट्रेस पीरियड 2017-18 के टाइम में था, जो अब धीरे धीरे लेकर आए हैं। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन हम लेकर आए, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है? मान लीजिए कोई बैंक है, ठीक है, अब उसने बहुत सारा लोन दे दिया है, अब उस बैंक पे जो है आरबीआई कंट्रोल करेगी कि अब आप कोई लोन नहीं दोगे नया, ठीक है, जो लोन है पहले हम उसे रिकवर करेंगे, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसे ठीक करेंगे, फिर ही आप कोई बैंक लोन दे सकते हो। सो रिस्ट्रिक्ट द वीक बैलेंस ऑन लेंडिंग, डिविडेंड्स एंड इवन एक्सपेंशन। NARCL role, acquiring the large assets account against the security receipts, provision coverage ratio, higher coverage strengthening the bank resilience to the defaulters. वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो क्रेडिट अप्रेजल को स्ट्रेंथन कीजिए, यूज डेटा एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। आपको पहले से ही पता आ जाता है, कंपनी जो लोन ले रही है उसकी हिस्ट्री निकालिए, ठीक है, एज ऑफ नाउ वो क्या कर रही है, क्या वो केपेबल है आपसे लोन लेने के और लोन भरने के। एक्ट अगेंस्ट द विलफुल डिफॉल्टर्स एंड डीपन द बॉन्ड मार्केट्स टू स्प्रेड द रिस्क। एनपीए से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, but this can be question. Discuss the causes of rising NPA in Indian banks and evaluate the measures taken to address the problem. RBI overhauls the priority sector lending norms. तो क्या है ये priority sector lending norm? Is a RBI of India mandate requiring banks to direct a defined share of their credit to sectors that are important for the economy and society but may not otherwise get adequate or timely finance. ठीक है, वो सेक्टर्स जो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन शायद उनको इजीली फाइनेंस नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल फार्मर्स, एमएसएमई, विमेन, फिजिकली हैंडीक्राफ्ट पीपल, राइट। तो ये कुछ और कैटेगरीज भी हैं जिसको इजीली लोन नहीं मिलता है। अब आप आरबीआई क्या कहती है कि आप 40% ये प्रायोरिटी सेक्टर है हमारे, इनको लोन देंगे, उसमें भी सब कैटेगराइजेशन है, ठीक है। तो यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फार्म क्रेडिट है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंसिलरी एक्टिविटीज, लाइक स्टॉक फार्मिंग फॉर एग्जांपल, विद अ सब टारगेट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। एमएसएमई, लोन देना है आपको एमएसएमई में, ठीक है, विद अ सब टारगेट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस जॉब्स। कैटेगरी ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर 40% ऑफ ANBC, एग्रीकल्चर को 18%, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इसके अंदर ही है, माइक्रो एंटरप्राइजेस 7.5%, वीकर सेक्शन प्रिस्क्राइब टारगेट विद इन द ओवरऑल लिमिट। हायर लोन लिमिट्स तो हाउसिंग, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, इनको भी हम इसमें प्रायोरिटी सेक्टर में लेकर आए हैं। PSL सर्टिफिकेट मिलता है बैंक्स को जो लैंड करते हैं इन क्राइटेरियाज, इन कैटेगरी के ऑप्शंस में। सर्टेन सिग्निफिकेंस है, डायरेक्ट क्रेडिट टू अंडरसर्व प्रोडक्टिव सेक्टर्स, ठीक है, जनरली नहीं मिलता इनको लोन। फॉर एग्जांपल फार्मर्स कौन इतना इजीली लोन देगा, राइट, बट हायर एनपीएस के कंसर्न भी है। Support the financial inclusion and the rural livelihood, but yes, again, compliance driven lending over genuine appraisal, channels finance to green energy and the startups,
PSLC market can mask real ground level lending, reduces regional credit imbalance, जो हम देखते हैं। अब इंटरेस्ट रेट और वेरिएबिलिटी प्रेशर रहता है बैंक्स के ऊपर, बिजनेस भी करना है बैंक को, इनकम भी जनरेट करनी है और फिर सस्ते में लोन भी देना है। बैक्स एम्प्लॉयमेंट हैवी MSME सेक्टर, लेकिन डेफिनेशनल चेंजेस डाइल्यूट द ओरिजिनल इंटेंट। पेयर PSL with the better credit appraisal, cash flow based lending, credit guarantee so inclusion does not translate into the fresh stress। कुछ तो कोलेट्रल लेके आइए, कोई तो गारंटर लेकर आइए। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ट्रेंडिंग न्यूज ऑलवेज, राइट। हर साल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ ही रहा है एज पर द पॉलिटिशियंस and journalists and many others. So what is unemployment? Condition in which person is willing and able to work but is not getting the jobs. ILO International Labour Organization, ठीक है, इन्होंने हाईलाइट किया persistent informality, working poverty, AI driven displacement risk है। और PLFS की एनुअल रिपोर्ट शो करती है कि इंडिया का जो हेडलाइन अनएम्प्लॉयमेंट इज लो इवन एज फीमेल पार्टिसिपेशन एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स वीक। तो हमारे यहाँ पे कुछ टर्म्स है। सबसे पहले इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जॉब्स विदाउट सोशल सिक्योरिटी और फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स, 2 दिन की दिहाड़ी, 10 दिन की दिहाड़ी, साल भर का दिहाड़ी, लेकिन इसमें कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। वर्किंग पॉवर्टी, एम्प्लॉयड बट येट बिलो द पॉवर्टी लाइन, एम्प्लॉयमेंट तो है, ठीक है, काम मिल रहा है, लेकिन पैसा इतना ही कमा पा रहे हो कि अभी भी आप बिलो पॉवर्टी लाइन पे ही हो। नीड यूथ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग, ना एम्प्लॉयमेंट है, ना स्किल डेवलपमेंट है, ना एजुकेशन हो रहा है। एंड लेबर प्रोडक्टिविटी, आउटपुट पर वर्कर, एक वर्कर कितना आउटपुट निकाल रहा है। तो हमारे यहाँ का जो भी हमारा लेबर मार्केट का हम सर्वे है, एक तो LFPR, ठीक है, PLFS, UR एंड WPR, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो एंड ऑल, उससे हम जो है मेजर करते हैं। और दूसरा है हमारा वीकली स्टेटस, डेली स्टेटस, उससे हम जो है करंटली मेजर करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से ये चीज ली गई है अप्रैल 2025 में। ये आपके अनएम्प्लॉयमेंट में रूरल एरिया किस तरीके से जो है परसेंटेज घटा भी है, बढ़ा भी है और फिर घटा है। एंड देन यू हैव ओवरऑल, एंड दिस इज अर्बन रूरल। स्लो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, हमारे यहाँ पे सर्विस लेड ग्रोथ हुई, तो उसकी वजह से जो लेबर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो अब्सॉर्ब हो गए। लो फीमेल पार्टिसिपेशन, वी ऑल नो फीमेल पार्टिसिपेशन रोल हमारे यहाँ पे बहुत कम है। एंड इनफॉर्मेलिटी डोमिनेट, मोस्ट वर्कर लैक्स कॉन्ट्रैक्ट, सोशल सिक्योरिटी एंड द स्टेबल वेजेस। इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 5.2%, मेल 5.1 एंड फीमेल 5.4। FLFP के थ्रू 33.9%, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.9%, यूथ में 12.4% एंड नीट 257 मिलियन पीपल। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट शेयर 85 to 90% एंड ई श्रम रजिस्ट्रेशन ओवर 30 करोड़। जॉबलेस ग्रोथ इन द फॉर्मल सेक्टर, ठीक है, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग हमको लाने की जरूरत है, मेक इन इंडिया को और प्रमोट करने की जरूरत है। वर्किंग पॉवर्टी डिस्पाइट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट है लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन, तो यहां पे जो है फॉर्मलाइजेशन करना है, ई श्रम में सबको ऐड करना है। लो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी, अभी भी जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे यहाँ वीक है, जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। एंड गिग प्लेटफॉर्म इनसिक्योरिटी, गिग वर्कर्स की भी इनसिक्योरिटी उतनी ही ज्यादा है। तो यहाँ पे ग्रीन जॉब्स रेन्यूएबल सेक्टर में, ईवी सेक्टर्स में जनरेट करने की जरूरत है। लो अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, अगर हम गुजरात की बात करें तो लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। एब्जॉर्प्टिव क्लस्टर्स हैं, जैसे कि टेक्सटाइल मार्केट है, डायमंड मार्केट है, सिरामिक मार्केट है, साणंद का ऑटोमोबाइल है, राजकोट में इंजीनियरिंग का जो सेक्टर है, तो यहाँ पे जॉब्स जनरेट
हो रही है। 2021, the youngest who have graduated in the subject of agriculture lean towards other profession instead of going back to farms. Why? क्यों बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में जाने की जगह दूसरे में जाना है? तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करना है, रूरल सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इशू डिस्कस करना है। न्यू लेबर कोड्स, बहुत सारे इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट, मैटरनिटी बेनिफिट्स के बहुत सारे जो हमारे लेबर से रिलेटेड लॉज थे उन सबको मर्ज करके हम लेकर आए हैं 4 लेबर कोड्स। तो 2025 में ये इफेक्टिव होते हैं, रिप्लेसिंग 29 एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेबर लॉज। आपके 4 कोड हैं। द कोड ऑन वेजेस, जिसमें एन्यूमरेशन एक्ट है, सारे इक्वल वेजेस एन्यूमरेशन एंड ऑल हैव बीन क्लब्ड ओवर हियर। देन यू हैव कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट और वो सारे इसमें मर्ज हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। की चेंजेस, तो पहला हम लेके आए हैं यूनिवर्सल मिनिमम एज। पहले ये चीज नहीं थी, लेकिन नए कोड में हम ये लेके आए कि सारे वर्कर्स अगर उस पर्टिकुलर काम एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनको एक जैसा वेजेस मिलेगा। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये पहली बार हमने जो है सोशल सिक्योरिटी में कवर किया है। गिग वर्कर्स को किसी भी लॉ के अंडर कवर पहले नहीं किया था। रिट्रेंचमेंट थ्रेशोल्ड रेज फ्रॉम 100 to 300 वर्कर्स अंडर द IR कोड and standing orders threshold applies to 300 plus worker is in compliance for the medium firms. सिंगल रजिस्ट्रेशन है, सिंगल लाइसेंस है, सिंगल रिटेन रिप्लेस मल्टीपल फाइलिंग्स, रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन ऑन द फर्म्स, वाइडर प्रोटेक्शन, मिनिमम वेजेस, यस, सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ाए गए हैं। इवन इन द इनफॉर्मल सेक्टर, फिक्स टर्म, माइग्रेंट्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी जो है हम लॉज, हम प्रोविजंस लेकर आए हैं। लेकिन एमएसएमई के ट्रांजिशन कॉस्ट जो है हमारा मेजर कंसर्न है, ठीक है। इनका जो कंप्लायंस कॉस्ट रहेगा वो हायर रहेगा बिकॉज ऑफ द स्मॉल फर्म्स, ठीक है। सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, क्यों? क्योंकि ये तो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। वीकर करेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। टाइटर स्ट्राइक रूल्स एंड थ्रेशोल्ड्स मे डाइल्यूट यूनियन लेवरेज, राइट। फिक्स टर्म मिसयूज, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो इट विल सब्स्टिट्यूट द परमानेंट जॉब सेक्टर एंड एनफोर्समेंट कैपेसिटी, लिमिटेड इंस्पेक्शन कैपेसिटी, एग्रीगेटर सेल्फ रिपोर्टिंग गैप्स। 2020 में कोड ऑन वेजेस 2019 यूनिवर्सलाइजेस द प्रोविजन ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू ऑल एम्प्लॉयज इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्टर एंड वेज सीलिंग डिस्कस। तो उसके लिए आपको कोड ऑन वेजेस में क्या क्या प्रोविजन है वो पता होना चाहिए एंड देन यू नीड टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया, देखो इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी दोनों ही अलग कंसेप्ट है, ठीक है। इनकम इनइक्वालिटी मतलब पर कैपिटा, अरे पर कैपिटा इनकम किसकी क्या है, that is inequality. wealth inequality माने wealth in terms of land, properties, different properties, ठीक है। तो wealth accumulation आपका कितना है उसके बेसिस पे inequality. So inequality is basically unequal distribution of income, wealth and opportunities across a population. हम जब इनइक्वालिटी डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ पैसा नहीं, सोसाइटल वे भी हम डिस्कस करेंगे, अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एवरीवन इज गेटिंग। वर्ल्ड बैंक गिनी इंडेक्स 2025 ने इंडिया को जो रैंक दिया है अमंग द मोर इक्वल कंट्रीज ऑन अ कंजम्पशन बेस्ड मेजर्स, an apparent paradox against rising income and wealth inequality reported by the World Inequality Lab. तो गिनी इंडेक्स हमें पता है 0 से 100 में जो है इनइक्वालिटी को काउंट करता है और लॉरेंस कर्व उसका बैकबोन है। As I said, in income inequality concerns unequal income flows,
while wealth inequality concerns unequal ownership of assets such as land, property and financial holdings. तो इंडिया के इसमें ना दोनों चीज है, इनकम इनइक्वालिटी भी है और वेल्थ इनइक्वालिटी भी हमारे पास है। तो ये हमारे दो सेक्शन है, गिनी लॉरेंस कर्व जो 0 से 100 में, और पाल्मा रेशियो। तो ये पाल्मा रेशियो क्या है, ये शो करता है कि 10% जो रिचेस्ट है वो कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं और 40% जो पुअरेस्ट है वो कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। मैनी सेज कि जो पाल्मा रेशियो है वो बेटर कॉन्सेंट्रेशन बताता है देन गिनी इंडेक्स। गिनी इंडेक्स क्या कहता है, ओवरऑल पॉपुलेशन की ओवरऑल इनकम इनइक्वालिटी बताता है, ठीक है, कि 100 लोग हैं तो 100 लोगों की क्या इनकम है उसके बेसिस पे वो इनइक्वालिटी बताता है। लेकिन पाल्मा रेशियो कहता है कि 100 में से जो टॉप 10% रिचेस्ट है वो कितनी इनकम होल्ड कर रहे हैं और जो बॉटम 40% पुअरेस्ट है वो कितनी इनकम होल्ड करते हैं, ये पाल्मा रेशियो बताता है, विच इज मोर एक्यूरेट। तो हमारा 3 लेयर फ्रेमवर्क है। सबसे पहले तो इनकम फ्लो, ठीक है, टॉप 10% आर हैविंग द लार्जेस्ट शेयर एंड 50% आर हैविंग अ स्मॉलर वन। वेल्थ फ्लो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड इन द टॉप 1% थ्रू इनहेरिटेंस एंड असेट गेन। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो भाई हम तो कास्ट, जेंडर, रीजन लेयर्ड में क्लास इनइक्वालिटी फेस कर ही रहे हैं। जेंडर इनइक्वालिटी भी है, कास्ट इनइक्वालिटी भी है, रीजनल इनइक्वालिटी भी है। Right now we will say how regional, so you can compare Gujarat versus Jharkhand, ठीक है, you can compare Maharashtra versus Bihar, you can compare Karnataka versus Chhattisgarh, right? So this is regional inequality as well. Gini consumption के हिसाब से हमारे 25.1% जो है 25.5% इनइक्वालिटी है। टॉप 1% वेल्थ शेयर 40% में है, टॉप 10% इनकम शेयर 58% है। पॉवर्टी रिडक्शन, अबाउट 25 करोड़ पीपल हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड 33.9% नेशनली की ड्रिवर इनकम ऑफ इनइक्वालिटी। तो ड्राइवर्स ऑफ इनइक्वालिटी, इंटरजेनरेशनल वेल्थ ट्रांसमिशन जो हो रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर में वेज डिस्पैरिटी, आउटडेटेड पॉवर्टी लाइन हमारा जो कैलकुलेशन है, एंड देन द जेंडर गैप। तो इसके लिए हम वे फॉरवर्ड सबसे पहले लेके आए हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लेकर आए ऑन इनकम, कैपिटल गेन्स एंड इनहेरिटेंस। इनफॉर्मल सेक्टर वेज डिस्पैरिटी तो हम सर्टन कोड्स लेके आए फॉर द सोशल सिक्योरिटी। आउटडेटेड पॉवर्टी लाइन, इस पे भी काम चल रहा है कि भाई पॉवर्टी मैट्रिक्स वर्सेस तेंदुलकर एंड रंगराजन में रिवीजन लेकर आए। एंड जेंडर गैप, तो मिशन शक्ति, स्टेप और इन सारी चीजों से हम जो है फीमेल एम्पावरमेंट, फीमेल इन एम्प्लॉयमेंट हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया, व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ? फाइनेंशियल ग्रोथ तो हमको समझ में आ गया, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है? Overall growth in terms of economy, in terms of societies, in terms of opportunities, everywhere growth, ठीक है। तो economic growth that is broad based, equitable and ensures participation and benefit sharing across all the sections of society, distant from aggregate GDP, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ साइज और डिस्ट्रीब्यूशन मेजर नहीं हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, जो HDI स्टाइल में हम उसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो 11th 5-year प्लान था तब इंडिया ने अडॉप्ट किया था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 12th 5-year प्लान में हमने इंक्लूड किया फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो यहाँ पे हमने सस्टेनेबल भी हम लेकर आए हैं, ठीक है। हमारे की एलिमेंट्स यहाँ पे प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, सोशल इक्विटी, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, टेक्नोलॉजी एक्सेस एंड एम्पावरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और हमारे ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का 10 पार्ट है, जहां पे हम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात करते हैं, उससे ये अलाइन है। तो HDI की रैंकिंग, इंडिया इज एट 130th पोजिशन। इसलिए बियॉन्ड द ट्रिकल डाउन गेम,
ठीक है, ग्रोथ इज डेलिबरेटली डिजाइन टू इंक्लूड पीपल, नॉट लेफ्ट टू रीच देम ऑन इट्स ओन ओवर टाइम। अब ये ट्रिकल डाउन पॉलिसी क्या है? फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंपनी, मान लो रिलायंस, ठीक है, रिलायंस ने क्या किया, एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट, पैसा डाला, वो सेक्टर का हुआ ग्रोथ। जब ये सेक्टर का ग्रोथ होगा तो इवेंचुअली क्या होगा, जॉब्स जनरेट होंगी, जॉब जनरेट होगी तो पर कैपिटा जो इनकम है वो बढ़ेगी, उससे फैमिली ग्रोथ बढ़ेगी, एजुकेशन है, स्किलिंग है, ओवरऑल लाइफस्टाइल है वो ग्रो करेगा, ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशन होगी। दिस इज द ट्रिकल डाउन, कि अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा, कंपनीज ग्रो करेंगी, पैसा बनाएगी, तो वो पैसा और दूसरी जगह इन्वेस्ट होगा, जिसके थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी एंड इवेंचुअली ओवरऑल द पब्लिक विल ग्रो एंड द नेशन विल ग्रो। Demographic dividend. A young workforce is a dividend only if educated, skilled and employed, excluding youth become unrest and not the output. और राइजिंग इनइक्वालिटी का जो है हमें फोकस करना है। हमारे 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है। सबसे पहले तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसके लिए हम पीएलआई लेके आए हैं, मेक इन इंडिया है, एमएसएमई है, मुद्रा है, एंडलेस नंबर ऑफ स्कीम्स फॉर दी जनरेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। सोशल इक्विटी की हम बात करें तो हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम लेके आए हैं, रिजर्वेशंस है, जेंडर और ट्राइबल फोकस हम स्कीम्स भी लेकर आए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, ठीक है, ट्राइबल से रिलेटेड एंड नंबर ऑफ स्कीम्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन, पीएमजेडीवाई से बड़ी कोई स्कीम ही नहीं हो सकती, डीबीटी है, एनएसएफआई का 2025-30 का रोड मैप है। ह्यूमन कैपिटल तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं, हमने स्किल इंडिया के लिए काम किया है, आयुष्मान भारत लेके आए फॉर द हेल्थ सेक्टर एंड द पोषण फॉर हैविंग अ गुड न्यूट्रिशन। सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमने हमारे 12th 5-year प्लान में एनवायरमेंट की बात की है, ठीक है, हमने हमारा जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल करने की बात की है, यानी कि एनवायरमेंट फोकस, क्लाइमेट रिजिलिएंट ग्रोथ हमें करना है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 16.4% हमारा काउंट है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर कितने बैंक अकाउंट्स हैं? 58 करोड़ अकाउंट्स हैव बीन ओपन्ड। एस्पिरेशनल हमारे 112 डिस्ट्रिक्ट है जो हमारा फोकस डिस्ट्रिक्ट है, जिसपे हम काम कर रहे हैं। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हुआ है और नीति फ्रेमवर्क है बेसिकली जो हम परफॉर्मेंस पे फोकस रखता है। गुजरात की बात करूं तो हमारा हाई ग्रोथ स्टेट है, ठीक है, वो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एमएसएमई का बेस है, एक्सपोर्ट्स हमारा अच्छा है, कोस्ट लाइन का बेनिफिट है, ठीक है। रीजनल गैप तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉन्ट्रास्ट है प्लस ट्राइबल ईस्टर्न बेल्ट्स हैं, उस पे अलग अलग लेवल पे काम हो रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन तो सिर्फ एक तो जनधन तो है ही, प्लस जो हमारा सेवा मॉडल है जहां पे हमने महिलाओं को एम्पावर करने का काम किया है थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वहां से भी जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है। और स्किलिंग की हम बात करें तो हमारे पास कौशल्य स्किल यूनिवर्सिटी है, प्लस आईटीआई की बहुत सारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे यूथ को स्किल किया जा रहा है। सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल, इसमें इन्वेस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम पर एनईपी के हिसाब से हम परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन हमारे आरएनडी सेक्टर इन एजुकेशन वो भी कम है, उसे हमें बढ़ाने की जरूरत है। एनईपी के जो प्रोविजंस है उसे टाइमली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। आयुष्मान भारत को और वाइडर करने की जरूरत है। न्यूट्रिशन टू रेज कैपेबिलिटी एट द बेस, तो बेसिकली पोषण अभियान को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना और बेटर इंप्लीमेंटेशन। जॉब्स एंड एमएसएमई, जितना आप लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेकर आएंगे उतना ही ग्रोथ बढ़ेगा। एमएसएमई क्रेडिट फॉर वाइडर एम्प्लॉयमेंट,
ठीक है। एमएसएमईज में पैसा डालिए, उन्हें प्रायोरिटी, देखो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में तो वो है ही, बट उनको मेजर प्रायोरिटी लाकर उनमें कुछ स्टेप्स लाके, उनमें रिफॉर्म्स लाके उसे जो है मेन स्ट्रीम में लेकर आना है। ब्रिजिंग द डिवाइड्स, आपका डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ा इशू है एज ऑफ नाउ। डिजिटल पेनिट्रेशन नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, रिमोट एरियाज में डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल डिवाइड का बहुत बड़ा गैप हमको देखने को अभी भी मिलता है, उस पे काम करना है। वी नीड टू ब्रिंग मोर फीमेल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और जो हमारे रूरल एसेट्स हैं, बेसिकली जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे और काम करना है, उसे और स्ट्रेंथन करना है। 2023 में जीपीएससी ने पूछा, विकसित भारत संकल्प यात्रा इज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर ऑल। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के पिलर्स क्या थे, पैरामीटर्स क्या थे, एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या था, और उस पर क्या क्या काम हो रहा है वो। तो सबसे पहले इंक्लूसिव ग्रोथ डिफाइन करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ है क्या, ठीक है। विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड एम एंड एवरीथिंग, एंड देन राइट अबाउट its core principles. GST reforms, major reforms in the Indian taxation system, probably biggest major reforms after the LPG reforms in India in terms of finances, right? तो क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड मल्टी स्टेज कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 2017 1 जुलाई को इंप्लीमेंट होता है। जितने भी दूसरे सरचार्जेस थे, सर्विसेज थे, सबको जो है मर्ज करके हम जीएसटी लेकर आए हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां पर प्रोडक्ट का डिलीवरी होगा, जहां पे होगा टैक्स, डेस्टिनेशन उस प्रोडक्ट का, वहां पे टैक्स लगेगा। मल्टी स्टेज है, अलग अलग जगह पे अलग अलग, ठीक है। स्लैब सिस्टम है, 5, 12, 18, 28, ठीक है। बहुत सारी चीजें थी जो चीपर हुई हैं, ठीक है। आपकी एक्साइज ड्यूटी, फिर आपका सर्विस टैक्स, वेट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रा, ये सब हट गया और आप लेकर आए एक पर्टिकुलर इनडायरेक्ट टैक्स। इजियर फॉर द पर्सन टू अंडरस्टैंड कि भाई इस पे 5% जीएसटी है, उसमें सब क्यूमुलेटिव है। हम कॉम्पनसेशन स्कीम भी लेके आए थे स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए फॉर द 5 years। जो कुछ भी लॉस अगर आपको हो रहा है उसके लिए सरकार आपको पे करेगी फॉर द 5 years, जब तक आप रिफॉर्म समझ नहीं जाए, उसको प्रॉपरली हम इसे एग्जीक्यूट नहीं कर दें। तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन टैक्स। ड्यूअल स्ट्रक्चर है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर द इंटरस्टेट सप्लाई, सॉरी इंट्रास्टेट, आईजीएसटी फॉर द इंटरस्टेट सप्लाई एंड इंपोर्ट्स। ड्यूअल मॉडल, सेंटर सीजीएसटी लगाता है, स्टेट जो है एसजीएसटी लगाता है। जब आप 5% जीएसटी देखते हो अपने रेस्टोरेंट बिल में, तो वहां पे 2.5% एसजीएसटी, 2.5% सीजीएसटी लिखा हुआ रहता है। आईजीएसटी कवर्स द इंट्रा स्टेट ट्रेड। उसके बाद हम लेकर आए जीएसटी काउंसिल। ये जीएसटी काउंसिल क्या है, बेसिकली सारे स्टेट्स के मेंबर्स, सीएम वगैरह, बड़ी काउंसिल है, मिलके स्लैब्स पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से स्लैब में जाएगा, ठीक है। एंड इट इज गोइंग टू बी अ कंसेंसस बेस्ड ओरिएंटेशन। स्टेट के फाइनेंशियल मिनिस्टर्स हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, ये सब मिलके रूल्स को रिवाइज और जो भी करना है, डिसाइडिंग द रेट्स कर सकते हैं। एज आई सेड, स्लैब रहेगा, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्स अक्रॉस ब्रॉड स्लैब्स विद एसेंशियल एग्जेम्प्टेड और लो रेटेड एंड डीमैरिज गुड्स एट द टॉप। लग्जरी आइटम्स है तो 28%, एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज आउट ऑफ जीएसटी, पेट्रोलियम आउट ऑफ जीएसटी, राइट। तो जो एसेंशियल्स हैं उनको हमने जीएसटी के बाहर रखा है। इवन जैसे कि फार्मिंग रिलेटेड इनपुट्स हैं, अब वो एसेंशियल हैं तो उनको हमने 5% स्लैब में रख दिया है, नॉट ऑल अगेन, ठीक है। सर्टेन बेनिफिट्स, रिमूविंग द कास्केडिंग वाया इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल रहा है अगर आप जीएसटी पे कर रहे हो। और जो कास्केडिंग इफेक्ट होता था, वेट अलग लग रहा है, सर्विसेज अलग लग रही है, ऑक्ट्रे अलग लग रहा है, वो सबको हटा के अब आपने एक ही स्लैब कर दिया है। लेकिन मल्टीपल स्लैब्स आर एडिंग क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स। जब मैटर डिस्प्यूट में आता है तब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फॉर यू एंड मी पेइंग 5% वी आर डन, बट व्हेन इट गोज इनटू द डिस्प्यूट्स देन इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। One common national market, that is our aim, but
स्टेट और रेवेन्यू कंसर्न है, क्योंकि स्टेट का कहना है कि हमें अभी भी उतना कंपनसेशन सेंटर से नहीं मिला है। वाइडर टैक्स बेस एंड फॉर्मलाइजेशन, सिस्टम बहुत फॉर्मलाइज हो गया है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो गया है, बट फ्रीक्वेंटली रेट्स का चेंज होना, आज 5% में है, कल 12% में, पनीर 5% में, छाछ 5% में, तो ये सारी चीजें जो है डिस्प्यूट्स क्लेम करती है। ई वे बिल एंड ई वॉइस, ई वे बिल बहुत ट्रांसपेरेंसी लेकर आया है, लेकिन अब कंसर्न है पेट्रोलियम, अल्कोहल एंड इलेक्ट्रिसिटी आर केप्ट आउटसाइड इट, विच इज गुड आई बिलीव, एंड सिमिलर कंप्लायंस ओवर टाइम, बट रिफंड्स का डिले है। बहुत सारे लोगों का है कि हमारा आईटीसी टाइम पे हमको क्रेडिट नहीं हो रहा है। 2.0 रिफॉर्म डायरेक्शन, रेट रैशनलाइजेशन, फ्यूअर क्लीनर रेट्स टू कट द लिटिगेशन एंड इन्वर्जन, यानी कि 3-4 स्लैब्स थे उसको हमने फ्यूअर स्लैब्स में लेकर आए हैं। स्लैब क्लासिफिकेशन, मूव टुवर्ड्स अ 2 रेटेड स्ट्रक्चर विद अ डीमेरिट रेट, compliance easing, faster refund, simpler returns for the smaller firms, dispute dissolution to GST, appellate tribunals to clear the appeals, and base widening, bringing more sectors and reduce the exemptions. तो एज ऑफ नाउ गुजरात जो कि लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग स्टेट है, हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू स्टेट भी बना है। इंडस्ट्रियल इंपैक्ट, तो यस, यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स आने से चीजें रिफॉर्म्स आए हैं टेक्सटाइल मार्केट में, सिरामिक इंडस्ट्रीज में, इंजीनियरिंग में, केमिकल बेल्ट में देयर आर चेंजेस व्हिच कैन बी सीन। कॉमन मार्केट गेन, रिमूवल ऑफ ऑक्ट्री एंड चेक पोस्ट डिलेज कट लॉजिस्टिक टाइम फॉर गुजरात पोर्ट लिंक ट्रेड। अगर ऑक्ट्री और ये सब भरने में टाइम लगेगा, ई वे बिल पहले से ही बिल जनरेटेड है, दिखाओ एंड जस्ट गो, उस टाइम पे ऑक्ट्राई भरो, फिर कहीं पे लॉजिस्टिक्स का भरो, तो it is time consuming as well as cost consuming. Rationalize rates, fewer slabs करो और डिफाइन करो जीएसटी रिफॉर्म्स में, ठीक है, और चीजों को बहुत बेटर वे में क्लासिफाई करो सो दैट डिस्प्यूट्स कम हो। इंक्लूड फ्यूल्स, मेजोरिटी का कहना है कि फ्यूल्स को जीएसटी में लेकर आइए, बट अगेन द स्टेट्स आर नॉट रेडी, सबके अलग अलग उसमें टैक्सेशन है। रेवेन्यू बहुत बड़ा जनरेट करता है पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल बेसिकली। स्ट्रेंथनिंग द जी स्टेट, अपैलेट ट्रिब्यूनल्स में और क्विकर वर्जन लेकर आइए कि अपील्स जल्दी से जल्दी डिस्पोजल्स हो, लोगों का जो ग्रीवियंस है बेसिकली वो जल्दी डिस्पोज हो। एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए थोड़ा सा ईज कीजिए, रिफंड्स है स्पीड अप कीजिए। बड़े बिजनेसेस को छोटे मोटे रिफंड से शायद ना फर्क पड़ता हो, बट फॉर अ स्मॉलर एमएसएमई not getting the timely refund is a huge concern. 2019 GST Council be considered an example of cooperative federalism. Give your answer. पहली चीज cooperative federalism समझानी है, ठीक है, कि बेसिकली cooperative federalism है क्या, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है, पिलर्स क्या क्या है, इन ब्रीफ। फिर बताइए जीएसटी काउंसिल क्या है, जीएसटी काउंसिल कैसे वर्क करती है, ठीक है, कैसे वोटिंग होता है, कंसेंसस बेस्ड अप्रोच है, काउंसिल में कौन कौन लोग शामिल है, पूरा जीएसटी काउंसिल बताना है, ठीक है, और हाउ इट इज हेल्पिंग और हाउ इट इज कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक यू कैन प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप चाहते हैं कि कोई और भी टॉपिक हम ऐसे ओटीपी पे लेकर आए तो वो भी हम आपके लिए लेकर आ सकते हैं। If you want any of the topic to be explained in more detail, वो भी आप हमें बता सकते हैं। So till then, thank you and all the best.